हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करने वाले हैं रेशम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आज आप लोग का यूजीसी नेट का रिजल्ट भी आ गया है। जो भी विद्यार्थी सफल हुए हैं उनको बहुत ही शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग निराश ना हो, बल्कि अपनी कमियों को देखें, उन्होंने कहाँ पर गलती की है उन्हें सुधारें, आगे बढ़ें, प्रयास करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला है इसमें, रेशम के धागे के उत्पादन के लिए कोकून के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कताई, गौन छुड़ाना यानी कि डिगमिंग, थ्रोइंग, वजन बढ़ाना, छटाई करना यानी शॉर्टिंग, रील बनाना। तो जब हमने रेशम से धागे उत्पादन की बात की थी तो हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसमें छटाई करते हैं। जब हमारे पास कोकून आ जाते हैं हम छटाई करेंगे यानी शॉर्टिंग प्रोसेस करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, फिर हम रील बनाना यानी कि रील बनाएंगे, रीलिंग प्रोसेस करेंगे। उसके बाद उसमें हम थ्रोइंग, ठीक है, फिर थ्रोइंग करने के बाद फिर हम कताई करते हैं। कताई के बाद डिगमिंग प्रोसेस आता है आपका, यानी कि गौन छुड़ाते हैं। और लास्ट में वजन बढ़ाना यानी वेटिंग प्रोसेस, जो एक प्रकार की परिसज्जा है, क्योंकि जब उसकी गोंद, रेशम के धागे की गौन छुट जाती है डिगमिंग प्रोसेस के बाद, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो रेशम का वस्त्र है यानी जो हमारे रेशम है वो बहुत ही हल्के हो जाते हैं। तो उसके बाद हम उन पर वजन बढ़ाने की प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह आपका कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क विज्ञान को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी पिसीकल्चर, ऑप्शन डी कॉलोनी कल्चर। तो सिल्क विज्ञान को कहा क्या जाता है, सेरिकल्चर। थर्ड है आपका, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है। तो रेशम में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम में आपका फाइब्राइन प्रोटीन या फाइब्रिन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, रेशम के कपड़ों पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? यहाँ पर विशेष परिसज्जा इसमें पूछी है। तो कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सैनफोराइजिंग, टेंटरिंग। तो जैसे हमने बात की थी, रेशम पे कौन सी परिसज्जा की जाती है, इस पे वेटिंग प्रोसेस किया जाता है यानी वजन बढ़ाने की परिसज्जा। फिर नेक्स्ट है हमारा, मकड़ी से प्राप्त रेशम को क्या कहा जाता है? मूंगा रेशम, अहिंसा रेशम, गॉसमिर रेशम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मकड़ी से प्राप्त होने वाला रेशा है उसको हम गॉसमिर रेशम कहते हैं। नेक्स्ट है, रेशमी कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है अवशोषक विधि द्वारा, घोलक विधि द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो रेशमी कपड़ों पर यदि हमें धब्बों को छुड़ाना है तो हम इस पे अवशोषक विधि का प्रयोग करेंगे, जैसे कि चौक पाउडर, टैल्कम पाउडर वगैरह या खड़िया, इस तरीके की हम अवशोषक विधि का इसमें प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, रेशम डैश तंतु है। तो रेशम कौन से प्रकार का तंतु है? सेलुलोज है, खनिज युक्त है, प्रोटीन युक्त है या धातु युक्त है? तो जब हम रेशम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, प्रोटीन युक्त तंतु होता है। नेक्स्ट है, तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है। ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन। तो ऐसा तंतु जिसके पानी सोखने की क्षमता कम होती है तो ये आपका रेशम होता है। नेक्स्ट है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? इसमें अवस्थाएं पूछी हैं, जब हमारे पास अंडा होगा अंडे से नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, तो इस तरीके से हमें इसमें सही को बताना है। तो जब हमने बात की थी तो पहले अंडा होता है हमारे पास, फिर इसमें से लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा और फिर कीड़ा। तो इसमें ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र है। तो ये करंट के डेटा से लिया गया है। कुछ बुक्स में आपको और भी जम्मू कश्मीर भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका सही क्या होगा, कर्नाटक होगा। नेक्स्ट है, सिल्क उत्पादन में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो सिल्क उत्पादन की जब बात करते हैं, प्रथम स्थान पे आपका चीन आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। तो भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी डिंबक, ऑप्शन सी प्यूपा, ऑप्शन डी पूर्ण कीट। तो जब हम बात करते हैं रेशम का कीड़ा किस चक्र में तंतु पैदा करता है, तो ये कौन सी अवस्था होती है, प्यूपा की अवस्था होती है। जब हम पूर्ण कीट से प्राप्त करते हैं, यानी कि जब हमारे पास कीड़ा आ जाता है, यदि हम उससे प्राप्त करते हैं तो वो कैसा होता है तंतु, वो स्टेपल प्रकार का होता है, यानी कि अच्छा या अच्छी क्वालिटी का हमें तंतु प्राप्त नहीं होता है, जो हमारा रेशा है। नेक्स्ट है, सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं, यानी कि सिर्फ एक ऐसा है जो प्राकृतिक है और उसके सिवा जो वो ये हैं वो स्टेपल हैं, यानी कि छोटे होते हैं जो तंतु, उन्हें हम स्टेपल कहते हैं।
तो इसमें हमारा रेशम है। रेशम के अतिरिक्त सारे जो भी तंतु हैं जो प्राकृतिक हैं वो सभी कैसे हैं, स्टेपल प्रकार के होते हैं। सिर्फ रेशम होता है जो कि प्राकृतिक रेशा है और फिलामेंट होता है। नेक्स्ट, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग, तो इसमें दिया गया है 24 से 30 दिनों का, 37 से 63 दिनों का, 71 से 82 दिनों का, 90 से 120 दिनों का। तो रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितना होता है, 37 से 63 दिनों का। नेक्स्ट है, रेशम का जन्मदाता देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी जापान। तो जब हम चीन के जन्मदाता देश की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आता है, चीन। इसका उद्भव आपको बताया था, एक रानी थी चीन की, सिलिंग ची द्वारा, उनके द्वारा उद्भव हुआ था। वो कहाँ से थी, चीन से थी। इसीलिए रेशम को जन्मदाता देश कहा जाता है, यानी कि चीन को रेशम का जन्मदाता देश कहा जाता है। तो आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है लेक्चर। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें।